अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आसाम की मईशत की कदर महज 6 सालों में दुगनी हो गई। एडवांटेज आसाम इन्वेस्टमेंट समिट से मोदी का खिताब। पसमानदा और अक़लियती तुलबा की स्कॉलरशिप में बड़ी कटौती की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। तुलबा की स्कॉलरशिप हड़पने को करार दिया अफसोसनाक। कहा, मोदी ने कमजोर तबकात के साथ दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हंगामे के दरमियान आबकारी मसले पर सीएजी रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में पेश। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम अरकान को दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अब्दुल्ला आजम खान की जमानत मंजूर, आज जेल से रिहा कर दिए गए। आजम खान के मुद्दाओं में मसरत की लहर। नई थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। गुवाहाटी में एडवांटेज आसाम सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के तहत आसाम की मईशत की कदर सिर्फ 6 सालों में दुगनी हो गई है। इन्होंने मजीद कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे कर रहा है, जिसकी वजह से मशरक़ी एशिया के साथ हमारा राब्ता मजबूत हो रहा है और नौ तश्कील शुदा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत से नए इम्कानात लेकर आ रहा है। इन्होंने इतराफ़ किया कि हिंदुस्तान की तरक्की में आसाम का ताउन मुसलसिल बढ़ रहा है। एडवांटेज आसाम समिट का पहला एडिशन 2018 में मुनक़िद किया गया था। इस वक्त आसाम की मईशत की मालियत 3 लाख करोड़ रुपये थी। आज आसाम तकरीबन 6 लाख करोड़ की मईशत वाली रियासत बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी हुकूमत के सिर्फ 6 सालों में आसाम की मईशत की कदर दुगनी हो गई है। ये डबल इंजन वाली हुकूमत का दोहरा असर है। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। एडवांटेज आसाम को मैं इसी स्पिरिट के रिफ्लेक्शन के रूप में देख रहा हूं। मैं असम सरकार को, हेमंता जी की पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे याद है 2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था। तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम। साथियों, आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी हुकूमत पर दलित, कबायली, पसमानदा और अक़लियती तबके के तुलबा की स्कॉलरशिप हड़पने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जब तक उन्हें मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता वो आगे नहीं बढ़ सकते। मिस्टर खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए एक
मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा, नरेंद्र मोदी जी, आपकी हुकूमत ने मुल्क के SC, ST और OBC और अक़लियती तबके के नौजवानों के वज़ाइफ छीन लिए हैं। ये शर्मनाक हुकूमती आदादुशुमार बताते हैं कि हुकूमत ने न सिर्फ मुस्तहिक़ीन के तमाम वजीफ़ों में बड़े पैमाने पर कटौती की है, बल्कि साल ब साल औसतन 25% कम फंड्स भी खर्च किए गए हैं। इन्होंने कहा कि जब तक मुल्क के कमज़ोर तबक़ात की तुलबा को मौक़े नहीं मिलेंगे और इनकी सलाहियतों की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, हम अपने मुल्क के नौजवानों के लिए रोज़गार कैसे बढ़ा सकेंगे। आपका सबका साथ, सबका विकास का नारा हर रोज़ कमज़ोर तबक़ात के अरमानों का मजाक उड़ाता है। वकला बरादरी ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार की पॉलिसियाँ आम आदमी के लिए परेशान कुन बनती जा रही हैं। उनका कहना था कि मुल्क की माशी हालत हो या फिर समाजी हालात एक अजीब बुहरान से दो चार होते जा रहे हैं। बात कर रहा था, एक भाई साहब ने कहा जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश को बर्बाद करना चाहते हैं ना। सोने की चिड़िया कह रहे थे, चिड़िया उड़ गई, पता नहीं कहाँ उड़ गई है। देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, आज भी 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? उनकी चिंता नहीं है। देश के एजुकेशन सिस्टम करप्ट कर दिया है, नौकरी है नहीं, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके जो साथी हैं वो देश को लुटवा रहे हैं। कहाँ से देश को चक्कर? सरकार कहती है जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, लेकिन किसानों के लिए कानून लाए तो वो उनका विरोध कर देते हैं, ड्राइवर के लिए लेकर आए तो वो विरोध कर देते हैं। अब वकील आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये सरकार समझती नहीं है क्या? लोगों को अपने मन से थोप देती चीज। सरकार समझती है, सरकार सब समझती है। सरकार ने सब लोगों की आवाज को बंद कर रखा है। सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है कि सब लोग अपने पेट के चक्कर में लगे हुए हैं। एक केवल एडवोकेट कम्युनिटी ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज को उठाने का काम करती है। अब उनको उनके पर कतरिए, उनके अधिकारों को कर्टेल कीजिए, उनमें सरकारी इन्फ्लुएंस करिए, सरकार का दबदबा रहेगा तो फिर एडवोकेट दो लॉबियों में बढ़ जाएंगे, यूनिटी खंडित हो जाएगी। यूनिटी को खत्म करने का जो बोल रहे हैं उन्हें कैद कर लो, चुप कर दो। यस, ये तो है ही। तानाशाह की सबसे पहचान है कि लोगों की आवाज को बंद कर दीजिए। जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे, उन आंखों को फोड़ दीजिए। जो हाथ उठे उसका हाथ को काट दीजिए, जेल में पहुंचा दीजिए। यही सरकार कर रही है। ये तानाशाही सरकार है। इस सरकार को जाना चाहिए। देश के लोग समझ रहे हैं, देश के लोग समझ रहे हैं। बट अभी एडवोकेट लोगों के साथ में उन्होंने पंगा लिया है। एडवोकेट लोग अधिकारों को सुरक्षित करना अच्छी तरह जानते हैं, अभी शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर ऐसा समय आया कि उनको सड़कों पर निकलना पड़े तो सड़कों पर भी निकलेंगे और पार्लियामेंट भी जाए। कांग्रेस ने मोदी के 2024 और इससे पहले दिए गए बयानों की वीडियो जारी करते हुए कहा कि मोदी 2025 तक मुल्क की मईशत को 5 ट्रिलियन की मईशत बनाने का दावा कर रहे हैं और अब 2025 आ गया है तो अमित शाह दावा करते हैं कि 2027 तक इस मुल्क की मईशत को $5 ट्रिलियन की मईशत बना दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। दिल्ली असेंबली में आज आबकारी पॉलिसी से मुतालिक CAG रिपोर्ट पेश की गई। इससे कबल आपकी जानिब से कुछ दीगर मामलों को लेकर खूब हंगामा हुआ, जिसके ताल्लुक से बीजेपी का इल्ज़ाम है कि ये CAG रिपोर्ट पेश करने में रखना अंदाजी की कोशिश थी। हंगामा करने वाले 11 आप अरकान असम्बली को आज दिन भर के लिए असम्बली से मुअत्तल कर दिया गया। बादज़ा आबकारी पॉलिसी पर CAG की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला रेखा गुप्ता की तरफ से पेश की गई इस CAG रिपोर्ट में कहा गया है आबकारी महकमे को नॉन कन्फर्मिंग इलाकों से लाइसेंस फीस की शक्ल में तकरीबन 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक वीडियो जारी करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबेजात में तरक्की और फलाही इक़दामात को नोट करे। Let me congratulate you on your election as the President of the Council. I assure you of my delegation's full support and cooperation. As an observer in the Council this year, India remains firmly committed to working alongside all Council members and observers toward our shared objective of protecting and promoting human rights for all. We will continue to extend our cooperation as we have done in the past to the Office of the High Commissioner
and various mechanisms of the Council, including special procedures and the Universal Periodic Review. Mr. President, India's unwavering commitment to human rights is deeply rooted in its enduring philosophy of global unity, openness, and mutual respect. These values form the foundation of our constitutional framework, which guarantees fundamental rights while upholding the ideals of justice, liberty, and equality. Last year, our general elections stood as yet another testament to these ideals and to the strength and vibrancy of our democracy. As the world's largest democracy, representing a sixth of humanity, India's general elections was an opportunity for 1/8 of the global population to cast its vote. We are a rich tapestry of cultures, languages, and faith, bound together by a millennia-old tradition of coexistence, diversity, and respect for human dignity. This pluralistic and progressive ethos is what India brings to engagements within the Council, fostering dialogue, mutual understanding, and collective progress. धोखाधड़ी मामले में हरदोई जेल में बंद आजम खां के बेटे और समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम खां तकरीबन 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। अदालत से उनकी जमानत मंजूर होने के बाद पीर को रिहाई का परवाना जेल इंतजामिया के लिए भेज दिया गया। वाज़ेह रहे कि 2 पैदाइशी सर्टिफिकेट के मामले में अदालत के जरिए साल 2023 में 7 साल की सज़ा सुनाई जाने के बाद अब्दुल्ला आजम खां को अदालती हिरासत में लेते हुए रामपुर ज़िले के जेल भेज दिया गया। अब्दुल्ला आजम के साथ उनके वालिद आजम खां और वालदा तज़ीन फ़ातिमा को भी जेल भेज दिया गया था। बाद में तहफ़्फ़ुज़ाती वजूहात से आजम खां को सीतापुर, अब्दुल्ला आजम को हरदोई ज़िला मुंतकिल कर दिया गया। तब से आजम और अब्दुल्ला आजम जेल में ही हैं, हालांकि तज़ीन फ़ातिमा ज़मानत पर रिहा हैं। अब अब्दुल्ला आजम भी जेल से बाहर आ गए हैं। अब्दुल्ला के वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि अदालत ने चंद रोज़ कबल ज़मानत मंजूर कर दी थी, लेकिन ज़मानतों की तस्दीक वगैरह की रस्मियात पूरी होने के बाद पीर को रिहाई का परवाना जारी हो गया। आज उनकी रिहाई हो गई है। अब्दुल्ला आजम खां की रिहाई की खबर से उनके हामियों में खुशी की लहर पाई जाती है। ज़मीन के बदले नौकरी मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सदर और साबिक वज़ीर ललू प्रसाद यादव और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मामले की समाअत करते हुए मंगल को ललू प्रसाद और तेजस्वी यादव समेत दीगर मुलजिमीन को समन जारी करते हुए अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। मंगल को समाअत के दौरान खुसूसी जज ने सीबीआई की तरफ से दाखिल करदा फर्द जुर्म पर नोटिस लेते हुए ज़मीन के बदले नौकरी मामले में ललू प्रसाद, तेजस्वी यादव के साथ इस मामले के दीगर मुलजिमीन को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। मामले की अगली समाअत अब 11 मार्च को मुमकिन है। सीबीआई ने गुज़श्ता कई बरस से चल रही अपनी जांच में अब तक इस घपले में 30 सरकारी मुलाजिमीन समेत 78 लोगों को नामजद मुलजिम बनाया है। अदालत ने ललू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ ललू के करीबी और साबिक एमएलए भोला यादव, प्रेमचंद गुप्ता को भी तलब किया है। दिल्ली के बाद अब कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के कई इलाके ज़लज़ले से कांप उठे हैं। यहाँ सुबह 6 बजे ज़लज़ले के कई झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीज़मोलॉजी के मुताबिक मंगल की सुबह रिश्टर स्केल पर पैमाना 5.1 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसका मरकज़ खलीज बंगाल में था, जबकि गहराई 91 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके ओडिशा के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ज़लज़ला आया तब सुबह का वक्त होने की वजह से ज़्यादातर लोग घरों में ही सो रहे थे, लेकिन अचानक ज़लज़ले के झटकों की वजह से लोग उठकर घर के बाहर खाली मैदान में जमा हो गए। ज़लज़ले की वजह से हुए नुकसान की फ़िलहाल कोई वाज़ेह इत्तला नहीं है। इससे पहले इतवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। अफसरों ने बताया कि ज़िले के कई हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। इसमें किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। तनकीदी तौर पर सराहे जाने वाले फिल्मसाज प्रकाश झा ने एक बदनाम आश्रम सीज़न 3 पार्ट 2 में पम्मी के किरदार के लिए अदाकारा आदति पौहेनकर को कास्ट करने की खुलकर बात की है। बेबी देवल एक बदनाम आश्रम सीज़न 3 पार्ट 2 में बाबा निराला और अदिति के तौर पर पम्मी के किरदार को दोबारा पेश कर रहे हैं। इस मौके पर बॉबी देओल ने भी बात करते हुए कहा कि यकीनन ये सीरीज़ उनके लिए एक नया मोड़ साबित हो सकती है। अभी क्या नया है? नया 5 एपिसोड है जो 27 तारीख को रिलीज होगा और जो तुम देख के बताओगे कि कैसा लग रहा है।
बताइए। उसी कहानी का विस्तार है। जो कहानी बाबा जी के बदनाम आश्रम में चल रही है, उसी कहानी के विस्तार की कहानी है। पम्मी का क्या होता है, भोपा का क्या होता है, बाबा जी का क्या होता है, उजागर का क्या होता है, बबीता का क्या होता है, सभी की कहानियां बढ़ रही हैं और किस जगह पहुंचती हैं, उसी की बात है अभी जो आने वाले 5 एपिसोड में। बॉबी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जब आपको फर्स्ट फेज में ये अप्रोच किया गया था तो आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे और इस आश्रम से कहा जाता है आपका कमबैक हुआ। उस वक्त आपकी क्या स्थिति थी जब प्रकाश जी ने अप्रोच किया था? मैं बस कोशिश कर रहा था कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करूं और ऐसे कैरेक्टर्स मिलें जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हों। पर क्या है कि एक इंडस्ट्री में आपकी एक इमेज बन जाती है, उस हिसाब से आपको फिर काम मिलता है। तो जब प्रकाश जी का मुझे मैसेज आया कि आप मिलना चाह रहे हैं, तो मैं जब मिला उनसे, तो जब मैंने कहानी सुनी और जब उन्होंने मुझे लगा कि पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर करेंगे, क्योंकि मेरे को पुलिस ऑफिसर का रोल तक मैं केपेबल था, काबिल था। पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाबा का कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि आप प्ले करेंगे, तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे लगा मैं कुछ उल्टा सुन रहा हूँ। पर ही बिलीव्ड इन मी, इनको पूरा विश्वास था कि मैं ये कैरेक्टर को निभा पाऊंगा और मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही हो गया। मतलब गॉड हैज बीन काइंड, मेरे हाथों में मुझे एक रोल मिला ऐसा जो बहुत चैलेंजिंग। गॉड हैज बीन काइंड, बट आपने मेहनत की। हाँ जी, आपने बहुत मेहनत की और कई बार होता है ना, आपको अपने में विश्वास थोड़ा हिल जाता है, लेकिन मुझे हमेशा से विश्वास था कि बॉबी कमाल के एक्टर हैं और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मुझे चेहरा ऐसा चाहिए था जिसे सब पसंद करें। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। आसाम की मईशत की कदर महज 6 सालों में दुगनी हो गई। एडवांटेज आसाम इन्वेस्टमेंट समिट से मोदी का खिताब। पसमानदा और अक़लियती तुलबा की स्कॉलरशिप में बड़ी कटौती की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। तुलबा की स्कॉलरशिप हड़पने को करार दिया अफसोसनाक। कहा, मोदी ने कमजोर तबक़ात के साथ दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हंगामे के दरमियान आबकारी मसले पर सीएजी रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में पेश। आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम अरकान को दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अब्दुल्ला आजम खान की जमानत मंजूर, आज जेल से रिहा कर दिए गए। आजम खान के मुद्दाओं में मसरत की लहर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।